परी के छोटे बड़े दो जादुई केक। एक समय की बात है, चंदन नाम का एक व्यक्ति अपनी पत्नी कमला और अपनी बेटी कोमल के साथ एक छोटे से गांव में रहा करता था। चंदन पेशे से किसान था, परंतु वो अपनी बेटी को बहुत ज्यादा प्यार करता था। इसलिए वो ज्यादा अमीर ना होने पर भी अपनी बेटी की हर इच्छा को पूरी करने की कोशिश करता था। चंदन की बेटी कोमल सेठ की बेटी की दोस्त थी, इसलिए सेठ की बेटी ईशा के पास वो जो भी चीजें देखती उसकी जिद वो चंदन से करती। पापा, आपको पता है ईशा के पापा ने ईशा को बहुत ही सुंदर शूज दिलाए हैं। वो शूज देखने में बहुत ज्यादा सुंदर है और उनमें लाइट भी जलती है। ईशा उन्हें पहनकर बहुत ही खुश थी। काश मेरे पास भी वैसे शूज होते। तू चिंता मत कर बेटा, मैं कोशिश करूंगा कि मैं भी तेरे लिए वैसे ही जूते ला सकूं। मैं नहीं चाहता कि मेरी बेटी की कोई भी इच्छा अधूरी रहे। सच में पापा, आप मेरे लिए वो जूते लाएंगे? हाँ मेरी बेटी, पक्का लाऊंगा। और फिर अगले दिन चंदन इधर उधर से पैसे जोड़कर कोमल के लिए वही जूते ले आता है। कोमल उन जूतों को देखकर बहुत खुश होती है और उन्हें पहन के पूरे घर में घूमने लगती है। पापा, ये जूते तो सच में ईशा जैसे हैं। थैंक यू सो मच पापा, ये जूते बहुत अच्छे लग रहे हैं। मैं इन्हें अभी पहनकर बाहर जाती हूँ, सब लोग इसे देखकर हैरान रह जाएंगे। ऐसा कहकर कोमल बाहर निकल जाती है। फिर ऐसे ही एक दिन जब कोमल ईशा के घर पर होती है तो ईशा उसे अपनी अलमारी खोलकर एक गाउन की तरफ इशारा करते हुए कहती है, कोमल, तू जो ये गाउन देख रही है ना, ये मेरे पापा शहर से लेकर आए हैं। बहुत महंगा गाउन है ये, और ऐसा गाउन पूरे गांव में किसी भी लड़की के पास नहीं है। सच में ईशा, ये गाउन तो दिखने में बहुत ज्यादा सुंदर है। तू सच में बहुत लकी है कि ये गाउन तेरे पास है। हाँ, सो तो है। थोड़ी देर बाद कोमल अपने घर आ जाती है, परंतु उसके दिमाग में ईशा के गाउन की तस्वीर घूम रही होती है। तभी चंदन खेत पर से काम करके घर आ जाता है। चंदन को देखकर कोमल उसके पास दौड़कर जाती है और कहती है, पापा, आपको पता है ईशा के पापा उसके लिए एक बहुत ही सुंदर गाउन लेकर आए हैं। वैसा गाउन पूरे गांव में किसी भी लड़की के पास नहीं है। सच बताऊं, वो गाउन दिखने में बहुत ही सुंदर है। प्लीज पापा, मुझे भी एक ऐसा गाउन दिला दो ना। अरे, तेरा दिमाग तो ठीक है, जानती भी है ऐसे गाउन की कीमत कितनी होती है। अरे भाग्यवान, इसे क्यों डांट रही हो? अगर इसका मन है तो इसे गाँव लाकर जरूर दूंगा। इस तरह से इसकी जिद पूरी करना ठीक नहीं है। मैं जानता हूँ, पर मैं नहीं चाहता कि मेरी बेटी किसी चीज के लिए उदास रहे। मैं इसे खुश देखना चाहता हूँ बस। कमला चंदन को समझाने की बहुत कोशिश करती है, परंतु उसे अपनी बेटी की खुशी के आगे कुछ नहीं दिखता। और वो अगले दिन बाजार जाकर कोमल द्वारा बताए गए गाउन जैसा मिलता जुलता गाउन ले आता है। पापा, आप आ गए? हाँ बेटा, आ गया, और तेरे लिए तेरी पसंद का गाउन भी लेकर आया हूँ। अरे वाह पापा, आप तो सच में मेरे लिए गाउन लेकर आए हैं। पापा, आप इस दुनिया के सबसे बेस्ट पापा हो। मैं ये गाउन पहनकर अभी ईशा को दिखा कर आती हूँ। इसके बाद कोमल उस गाउन को पहनकर ईशा के घर जाती है। ईशा देखो, अब मेरे पास भी तुम्हारे जैसा गाउन है। देखो, लग रही हूँ ना मैं राजकुमारी जैसी। हाँ, थोड़ा मिलता जुलता है, परंतु मेरे जैसा बिल्कुल भी नहीं है। मेरा गाउन शहर से लाया गया है और ये बहुत ही महंगा है। खैर छोड़ो, ये देखो मेरी ब्रांड न्यू साइकिल। मेरे पापा शहर गए थे और पूछ रहे थे कि तेरे लिए क्या लेकर आऊं। मैंने तो कह दिया कि मुझे साइकिल चाहिए, मुझे ऐसे पैदल स्कूल जाना पसंद नहीं। सच में ईशा, ये साइकिल तो बहुत ही मस्त लग रही है। क्या मैं इसे एक बार चला सकती हूँ? देखो कोमल, मुझे तुम्हें ये साइकिल देने में कोई दिक्कत नहीं है, पर यह साइकिल बहुत महंगी है और अगर ये खराब हो गई तो इसे शहर में ठीक कराना पड़ेगा, इसलिए मैं तुम्हें इसे चलाने नहीं दे सकती। वैसे तुम अपने पापा से बोलो ना, वो तुम्हें साइकिल दिला दे, फिर हम दोनों साथ में साइकिल से स्कूल जाएंगे। कोमल कुछ नहीं कहती और अपने घर आ जाती है और उदास मन से उस साइकिल के बारे में सोचने लगती है। जब चंदन घर आता है और अपनी बेटी को उदास देखता है तो वो पूछता है, क्या हो गया कोमल,
तू इतनी उदास क्यों है? सब ठीक तो है ना? तेरी तबीयत तो ठीक है ना? पापा, ईशा के पापा ने उसे बहुत ही अच्छी साइकिल दिलाई है और अब से वो साइकिल पर स्कूल जाएगी। काश मेरे पास भी एक साइकिल होती। और पूरी करो इसकी इच्छाएं। मैंने आपसे पहले ही कहा था, अगर आप इसकी इच्छा इसी तरह पूरी करते रहे तो ये जिद्दी हो जाएगी। और कोमल, तू ईशा को ये सब चीजें इसलिए मिलती रहती है क्योंकि उसके पिता सेठ हैं। उनके पास पैसों की कोई कमी नहीं है, परंतु तेरे पापा एक छोटे से किसान हैं। हमारे लिए रोज का गुजर बसर करना भी बहुत बड़ी बात है। इसके बावजूद भी तू हर दिन एक नई चीज की डिमांड करने लग जाती है। अब तू बड़ी हो गई है, तुझे ये सब बातें समझनी होंगी। बेटा, तेरी माँ सही कह रही है। मैं तेरी इच्छा पूरी करने की कोशिश करता हूँ, परंतु इसका मतलब ये नहीं है कि तू ईशा की चीजों को देखकर लालच करे। ऐसा कहकर चंदन वहाँ से चला जाता है और कोमल उदास मन से घर के बाहर बैठ जाती है। तभी वो देखती है कि ईशा साइकिल से वहाँ से गुजर रही है। ये देखकर कोमल का मन और उदास हो जाता है। कुछ समय ऐसे ही बीत जाता है और ईशा का बर्थडे आ जाता है। ईशा अपने बर्थडे पर अपने बड़े से घर में बहुत बड़ी पार्टी देती है और अपनी पार्टी में वो 3 मंजिल का चॉकलेट केक भी मंगवाती है। जब कोमल उस केक को देखती है तो उसकी नजरें ही उस पर से नहीं हटती। क्या देख रही है? मेरा केक? मैंने तुझे पहले ही कहा था, इस बार का केक बहुत अलग होगा। मैंने पापा को कहा था कि मुझे इस बार 3 मंजिल का केक चाहिए, वो भी पूरा चॉकलेट से बना। ये केक तो दिखने में ही इतना टेस्टी लग रहा है। मैं तो सोच रही हूँ कि ये पूरा केक सिर्फ मैं ही खाऊं, पर तू टेंशन मत ले, तुझे टेस्ट करने के लिए जरूर दूंगी। कोमल का भी बर्थडे 2 दिन बाद आने वाला था। जब वो ईशा की इतनी बड़ी बर्थडे पार्टी देखती है तो वो थोड़ी दुखी हो जाती है, क्योंकि वो जानती थी कि उसका बर्थडे कभी भी ऐसा नहीं मनाया जाएगा और हर बार की तरह उसके बर्थडे पर कोई केक नहीं आएगा। ईशा की बर्थडे पार्टी खत्म होने के बाद कोमल घर आ जाती है और अपनी माँ से कहती है, माँ, मैं जानती हूँ कि घर में थोड़ी तंगी चल रही है, पर 2 दिन बाद मेरा बर्थडे है। प्लीज माँ, इस बार मेरे बर्थडे के लिए एक चॉकलेट केक मंगा दो। इसके बाद मैं कोई भी जिद नहीं करूँगी, सच में। बेटा, मैं जानती हूँ कि तूने इतने दिन से कोई भी जिद नहीं की है और किसी चीज की मांग नहीं की है, पर तू मेरी भी बात समझ। मेरे पास इतने पैसे नहीं हैं कि मैं तेरे लिए कोई केक ला सकूं। हाँ, मैं इतना कर सकती हूँ कि तेरे जन्मदिन पर हलवे का केक बना दूंगी। तू उसे ही काट कर अपना जन्मदिन मना लेना। माँ, हर बार तुम ऐसा ही करती हो, मुझे नहीं काटना हलवे का केक। ऐसा कहकर कोमल रोते हुए घर से निकल जाती है और गांव के पास वाले जंगल में एक छांवदार पेड़ के नीचे जाकर बैठ जाती है और रोने लगती है। वहां से गुजर रही एक परी कोमल को देख लेती है और कोमल के पास आकर पूछती है, क्या हो गया बच्चा, तुम रो क्यों रही हो? कोमल उस परी को सारी बात बताती है। हूँ तो मैं भी बच्ची ही, चाहे अमीर हूँ या गरीब, मेरा भी मन करता है कि मैं अपने बर्थडे पर केक काटूं, पर ये शायद मेरे नसीब में ही नहीं है। अच्छा, तो ऐसी बात है, मेरे पास तुम्हारे लिए कुछ है। इसके बाद परी अपनी छड़ी घुमाती है और 2 छोटे बड़े केक प्रकट करती है और उसे कोमल को देते हुए कहती है, कोमल, ये तुम्हारे बर्थडे का गिफ्ट है। और हाँ, ये दोनों केक कोई मामूली केक नहीं है, बल्कि ये दोनों केक जादुई हैं। क्या, जादुई केक? हाँ, ये दोनों केक जादुई है और इन दोनों का जादू अलग अलग है। ये बड़ा वाला केक कभी खत्म नहीं होता। ये एक चॉकलेट केक है, तुम इसे जितना खाओगी ये वापस से उतना हो जाएगा। अगर तुम इसे लोगों में बांट भी दोगी तब भी ये खत्म नहीं होगा। अरे, ये केक तो कमाल का है। और छोटा वाला केक, ये कौन सा जादू करता है? ये छोटा वाला केक तुम्हारी हर इच्छा और जरूरत पूरी करेगा, लेकिन ध्यान रहे, ये दोनों केक अपने अपने काम करते हैं। अगर तुमने इन दोनों केक से एक से ज्यादा काम करवाया तो अनर्थ हो जाएगा, इसलिए सावधान रहना। बाकी मेरा आशीर्वाद तुम्हारे साथ है और एडवांस में तुम्हें हैप्पी बर्थडे। ऐसा कहकर परी वहाँ से गायब हो जाती है और कोमल खुशी खुशी दोनों केक लेकर अपने घर आ जाती है।
कोमल अपनी माँ को वो दोनों केक दिखाते हुए सारी कहानी बताती है। ये तो सच में कमाल हो गया। सच में वो परी बहुत ही अच्छी थी जो उसने तेरी इतनी मदद की। अब तो तू खुश है ना? हाँ माँ, अब मैं बहुत खुश हूँ। इसके बाद कोमल अपने जन्मदिन पर वो बड़ा वाला केक काटती है और सब लोगों में बांटती है और खुद भी ढेर सारा केक खाती है, परंतु वो केक खत्म नहीं होता और फिर कोमल उस छोटे वाले केक से अपने लिए एक साइकिल मांगती है। इसके बाद अगले दिन कोमल वो साइकिल लेकर ईशा के घर पर जाती है। जब ईशा उस साइकिल को देखती है तो वो अचंभे में पड़ जाती है और कोमल से पूछती है, कोमल, तूने तो कहा था कि तेरे पापा के पास इतने पैसे नहीं है कि वो तुझे साइकिल दिला पाए, फिर ये साइकिल कहाँ से आई? ये तो परी के जादुई केक का कमाल है। मैं कुछ समझी नहीं। अरे मेरे बर्थडे से 2 दिन पहले मुझे एक परी मिली थी। उस परी ने मुझे जादुई केक दिया था और उस केक से मैंने ये साइकिल मांगी, तभी ये साइकिल मेरे पास है। अब समझी? हाँ, समझ गई। ईशा जब ये बात सुनती है तो उसके अंदर लालच की भावना जाग जाती है और वो अपने माता पिता को ये बात बताती है। ईशा के माता पिता सेठ और सेठानी थे, परंतु इसके बावजूद भी उनके मन में लालच जाग जाता है। अगर वो केक सच में इच्छा पूरी करता है तो वो केक हमारे पास होना चाहिए। अगर वो हमारे पास आ गया तो हम इस दुनिया के सबसे अमीर लोग बन जाएंगे। हाँ, मैं तो उस केक से मांगूंगी कि वो मुझे इस दुनिया की सबसे खूबसूरत औरत बना दे। इसके बाद वो लोग शाम ढलते ही कोमल के घर के पास पहुंच जाते हैं और फिर रात का अंधेरा होने पर उसके घर के अंदर घुस जाते हैं। जब वो कोमल के कमरे में जाते हैं तो देखते हैं कि वहाँ पर 2 केक रखे हैं, एक छोटा है और एक बड़ा। वो लोग असमंजस में पड़ जाते हैं। यहाँ तो 2 केक रखे हैं, एक बड़ा और एक छोटा। आखिर इच्छा पूरी करने वाला केक कौन सा है? बताओ ईशा। क्योंकि कोमल ने केवल इच्छा पूरी करने वाले केक के बारे में बताया था, ये नहीं बताया था कि वो छोटा है या बड़ा, इसलिए ईशा को इसके बारे में कुछ भी नहीं पता था। ये तो कोमल ने मुझे बताया ही नहीं। मुझे तो लगता है ये बड़ा वाला केक ही होगा। ये देखने में कितना विशाल है और कितना अच्छा भी लग रहा है। चलो इसे ही ले चलते हैं। इसके बाद वो लोग बड़ा वाला केक लेकर अपने घर आ जाते हैं। उस केक को सामने रखकर सेठ हाथ जोड़कर कहता है, हे जादुई केक, मैं चाहता हूँ कि मैं इस दुनिया का सबसे अमीर व्यक्ति बन जाऊं और मेरा परिवार इस दुनिया का सबसे अमीर परिवार, साथ ही साथ मेरी पत्नी और मेरी बेटी इस दुनिया की सबसे खूबसूरत औरत बन जाए। सेठ ये सब बातें कह तो देता है, परंतु वो ये नहीं जानता था कि ये केक इच्छा पूर्ति केक नहीं है, इसलिए वो जो भी कहता है वो सब उल्टा हो जाता है। सेठ बहुत ज्यादा गरीब हो जाता है और ईशा और उसकी माँ के चेहरे पर कई तरह के दाग धब्बे आ जाते हैं। वो लोग अर्श से फर्श पर आ जाते हैं और वो केक वापस निशा के घर पर आ जाता है। ईशा और उसके परिवार को उनकी की सजा मिल जाती है। दूसरी ओर कोमल अपने परिवार के साथ हंसी खुशी रहने लग जाती है। घमंडी सूरज और नाराज चांद। बहुत समय पहले की बात है। मिर्जापुर नाम के गांव में सूरज के अस्त होने का समय हो गया था और चांद के निकलने का। तभी सूरज चांद से ही कहता है, अरे भाई, एक बात बताओ, जब भी तुम आते हो तो कोई तुम्हें आदर सम्मान देकर प्रणाम क्यों नहीं करता? ऐसा बिल्कुल भी नहीं है भाई, कई लोग मुझे भी प्रणाम करते हैं। मैं तो जब भी आता हूँ तो पूरी दुनिया जल चढ़ाकर और सूर्य नमस्कार करके मेरा स्वागत करती है, किंतु मैंने आज तक किसी को भी तुम्हारा स्वागत करते हुए नहीं देखा। चांद और सूरज के वार्तालाप मिर्जापुर गांव के निवासी सुन रहे थे। तभी विकास कहता है, हम तो सिर्फ सूरज को ही अपना भगवान मानते हैं, चांद हमारे लिए कुछ नहीं है। नहीं, ऐसी बात नहीं है, चांद भी हमारे लिए भगवान समान ही है। चांद भी हमें रोशनी देते हैं। सूरज भगवान तो हमें रोशनी और धूप देते हैं, लेकिन चांद वो हमें क्या देते हैं?
कुछ भी नहीं, सारी रात तो हम सोए रहते हैं, तो फिर उस रोशनी का हम क्या करेंगे? हमें चांद की जरूरत नहीं है। हाँ, अगर चांद नहीं भी आएगा तो हमें कोई फर्क नहीं पड़ेगा। हाँ, उसका होना ना होना एक ही बात है। तुम ये क्यों भूल रहे हो कि करवा चौथ वाले दिन इनकी पूजा करके तुम्हारे लिए रखा गया व्रत पूरा होता है। लेकिन शुरुआत तो सूरज भगवान की पूजा से ही होती है। गांव वालों की ये बातें चांद और सूरज बड़े ध्यान से सुन रहे थे। उनकी बातें सुनकर सूरज तो खुश हो गया, लेकिन चांद के मुंह पर उदासी छा गई। फिर सूरज चांद से कहने लगा, देखा, मिर्जापुर के लोग भी मुझे ही अपना भगवान मानते हैं और उनकी नजरों में तुम्हारी कोई अहमियत नहीं है। परंतु मैं भी तो रोशनी देता हूँ, और अगर मैं ना रहूं तो मेरे बिना इनकी जिंदगी भी अस्त व्यस्त हो जाएगी। ये तुम्हारी गलत फहमी है। इन लोगों को तुम्हारी बिल्कुल भी जरूरत नहीं है। अगर मेरी जरूरत किसी को नहीं है तो ठीक है, आज के बाद मैं आऊंगा ही नहीं। इसके बाद चांद वहां से चला जाता है और उसके जाते ही सारे गांव में अंधेरा छा जाता है। वैसे तो आसमान में कुछ सितारे होते हैं, लेकिन उनकी रोशनी ना के बराबर ही थी। अंधेरा इतना ज्यादा होता है कि किसी को भी कुछ दिखाई नहीं देता। मिर्जापुर गांव में बुआई का समय शुरू हो गया था, इसलिए किसानों को सुबह जल्दी उठकर खेतों में जाना होता है। लेकिन चांद के ना होने से बाहर घनघोर अंधेरा होता है। अरे ममता, जल्दी से उठ जाओ, आज खेत की बुआई करने जाना है। जल्दी से उठ जाओ वरना देर हो जाएगी तो बाहर धूप बहुत तेज हो जाएगी, फिर खेतों में काम करना मुश्किल हो जाएगा। हाँ, बुआई के लिए ही तो जाना है, लेकिन बाहर बहुत अंधेरा है। आप भी सो जाओ जी, और मुझे भी सोने दो। मुझे लगता है बाहर सुबह होने वाली है, अब हमें चलना चाहिए। अरे वो तो आप सही कह रहे हो जी, पर बाहर बहुत अंधेरा है, हम जाएंगे कैसे? ठीक है, फिर बाद में ही चलते हैं। इसके बाद दोनों सुबह का इंतजार करने लगे। फिर जब सुबह हुई तो दोनों खेतों के लिए निकल पड़े, लेकिन थोड़ी ही देर में सूरज सर पर आ गया और खेतों में काम करना मुश्किल हो गया। बहुत गर्मी हो रही है जी, चलो घर चलते हैं, कल सुबह जल्दी आकर काम कर लेंगे। हाँ, तुम सही कह रही हो, इस भयानक गर्मी में तो हालत खराब हो गई। अगले दिन जब वो दोबारा काम के लिए उठते हैं तो बाहर बहुत अंधेरा होता है, और बाद में जब काम पर जाते हैं तब तक तेज धूप हो जाती है। इस समस्या से परेशान होकर विकास सूरज भगवान से कहता है, हे सूर्य देव, अगर आप रात को भी उपस्थित रहें तो हमें कभी भी चांद की जरूरत नहीं पड़ेगी और हम केवल आपकी ही पूजा करेंगे। उसके बाद विकास और ममता घर वापस आ जाते हैं। अरे जल्दी से खाना बना दो, मुझे बहुत तेज भूख लगी है, नींद आ रही है, सोना भी है। लेकिन अभी तो दिन हो रहा है जी, क्या अभी से खाना बना दूं? हाँ, मुझे लगता है आज रात नहीं होगी, तुम जल्दी से खाना बना दो, मुझे बहुत भूख लगी है। अच्छा ठीक है, बना देती हूँ। ममता खाना बनाकर लाती है और फिर दोनों बैठकर खाना खा लेते हैं, लेकिन तब भी रात नहीं होती और दोनों सोने के लिए चले जाते हैं। बहुत गर्मी हो रही है, बिल्कुल भी नींद नहीं आ रही। ऐसा करता हूँ, जाकर नहा लेता हूँ। इसके बाद विकास नहाने चला जाता है। नहाने के बाद भी बहुत गर्मी लग रही है। तभी बाहर शोर होता है। विकास और ममता बाहर निकलकर देखते हैं तो राजू का बेटा पप्पू बेहोश पड़ा हुआ था। राजू रो रहा था। क्या हो गया मेरे बच्चे? कोई जल्दी से पानी लाओ। फिर ममता जल्दी से पानी लाकर पप्पू के मुंह पर छिड़काव करती है। कुछ ही देर में पप्पू होश में आ जाता है। लगता है दिन रात धूप लगने की वजह से ये बेहोश हो गया है। इसके बाद सभी सोने के लिए चले जाते हैं, लेकिन गर्मी की वजह से किसी को भी नींद नहीं आ रही थी। लोगों की सारी रात ऐसे ही कट जाया करती। इतनी गर्मी में तो हम लोग मर ही जाएंगे। काश सूरज ढल जाता तो इतनी गर्मी ना होती और हम लोग चैन से सो पाते। चुप रहो तुम, थोड़ी सी गर्मी सहन नहीं कर सकती? ऐसे ही एक हफ्ता बीत जाता है, लेकिन मिर्जापुर के लोग बिल्कुल भी चैन से नहीं सो पाते
और देखते ही देखते कई लोगों की तबीयत बिगड़ने लगती है। ये सब तुम्हारे कारण ही हो रहा है। ना तो तुम चांद का अपमान करते और ना तो वो यहाँ से जाते। इसके बाद विकास बाहर जाकर सूर्य देवता से प्रार्थना करता है। हे सूर्य देवता, अब से आप केवल दिन में ही रहिए। हम आपकी गर्मी सहन नहीं कर पा रहे हैं। रात को हमें चांद की ही जरूरत है। इसके बाद विकास और सभी गांव वाले चंद्रदेव को पुकारने लगते हैं। हे चंद्रदेव, हमें माफ कर दीजिए। हमें आपकी भी उतनी ही जरूरत है जितनी सूरज की। हाँ चंद्रदेव, जहाँ दिन सूरज के बिना अधूरा है, वहीं रात आपके बिना अधूरी है। अब से हम आपकी भी उसी तरह पूजा करेंगे जिस तरह सूर्य देव की करते हैं। ठीक है, मैं रात में तुम लोगों को रोशनी देने के लिए फिर से उपस्थित रहूंगा। इसके बाद सूर्य देव भी वहाँ आ जाते हैं। मुझे माफ कर दो मेरे भाई। अब मुझे समझ आ गया है कि जितनी जरूरत इस दुनिया को मेरी है उतनी ही तुम्हारी भी है। उसके बाद सूरज ढल गया और अंधेरा होने लगा। तब चांद ने अपनी रोशनी चारों ओर बिखेर दी। इसके बाद सभी गांव वालों ने सर झुकाकर चांद का स्वागत किया। सभी गांव वाले पूरे 1 हफ्ते बाद चैन की नींद सोए। हेलो दोस्तों, आज जो मैं आपको कहानी सुनाने जा रही हूँ वो कहानी है सोने चांदी की चूड़ियों की नदी की। तो चलिए दोस्तों, देखते हैं आज की ये कहानी। बहुत समय पहले कनिका और राधा नाम की 2 बहनें अपनी सौतेली माँ सावित्री के साथ रहती थीं। सावित्री की अपनी भी एक बेटी थी जिसका नाम खुशी था। खुशी और सावित्री राधा और कनिका के साथ बहुत बुरा व्यवहार करती थीं और उनसे घर का सारा काम करवाती थीं। अरे ओ राधा की बच्ची, कहाँ मर गई? जी माँ, बोलिए, क्या हुआ? सुन, मेरी बेटी का आइसक्रीम खाने का मन है। ये ले पैसे और आइसक्रीम लेकर आ। और हाँ, चॉकलेट फ्लेवर ही लाना। माँ, आइसक्रीम खाने का मन तो मेरा भी है। आप थोड़े से पैसे और दे दो ना। राधा के इतना कहते ही सावित्री राधा को बहुत तेज थप्पड़ मारती है और धक्का मारकर नीचे गिरा देती है। जब देखो मेरी बेटी की चीजों पर नजर लगाती रहती है। खड़ी हो और मेरी बेटी के लिए आइसक्रीम लेकर आ। रोते रोते राधा वहाँ से चली जाती है। रास्ते में राधा मन ही मन कहती है, पिताजी ने अपनी खुशी के लिए दूसरी शादी कर ली। खुद तो वो मजे से शहर में है, लेकिन यहाँ पर मेरी और दीदी की जिंदगी सौतेली माँ ने नर्क बना रखी है। राधा सुनसान सड़क पर अकेली चल रही थी। तभी पीछे से एक चोर आता है और उसके पैसे छीनकर भाग जाता है। अरे चोर, पकड़ो चोर को, मेरे पैसे लेकर भाग रहा है, कोई पकड़ो उसे। लेकिन तब तक बहुत देर हो चुकी थी। चोर बहुत दूर भाग चुका था। हे भगवान, अब मैं क्या करूं? अब मैं आइसक्रीम कैसे खरीदूंगी? और अगर मैंने आइसक्रीम नहीं खरीदी तो माँ मुझे बहुत मारेगी और मेरी बातों का विश्वास भी नहीं करेंगी। लेकिन राधा हिम्मत करके आइसक्रीम की दुकान पर जाती है और आइसक्रीम वाले से कहती है, अंकल जी, एक चॉकलेट वाली आइसक्रीम दे दो। जरूर बेटा, लाओ, पैसे दो। अंकल जी, मेरे पास पैसे नहीं हैं। मैं क्या यहाँ पर फ्री में लंगर बांट रहा हूँ? जब देखो मुंह उठाकर आ जाता है कोई भी। जा यहाँ से, पता नहीं कहाँ से आ जाते हैं। थोड़ी देर बाद राधा घर पहुँचती है। क्यों री कलमोही, इतना समय क्यों लग गया आने में? और आइसक्रीम कहाँ है? माँ, वो आइसक्रीम। क्या वो कर रही है? कहाँ है आइसक्रीम? जल्दी बता। माँ, एक चोर सारे पैसे छीन कर ले गया। मैं आइसक्रीम नहीं खरीद पाई। अरे माँ, ये देखो कितना झूठ बोल रही है। उन पैसों से इसने खुद ही आइसक्रीम खा ली होगी। दोनों माँ बेटी मिलकर राधा को पीटने लगती हैं। आज पूरे दिन तुझे खाना नहीं मिलेगा। जा यहाँ से और घर का काम कर, हरामखोर कहीं की। रोते रोते राधा अपनी बड़ी बहन कनिका के पास आती है और सारी बात बताती है। बहन, तुम रो मत, मुझे पता है तुमने ऐसा नहीं किया। दीदी, हमें इन दोनों से कैसे छुटकारा मिलेगा? इन दोनों ने हमारी जिंदगी नर्क बना रखी है। तू चिंता मत कर बहन,
बहुत जल्दी सब कुछ ठीक हो जाएगा। दोनों बहनें मिलकर घर का सारा काम करती हैं। थोड़ी देर बाद कनिका सावित्री के पास जाती है और कहती है, माँ, घर का सारा काम हो गया, अब हमें खाना दे दो और राधा का भी खाना दे दो। अभी राधा छोटी है, उससे गलती हो गई। उसकी तरफ से मैं आपसे माफी मांगती हूँ। आगे से कभी भी वो ऐसा नहीं करेगी। माँ, आप राधा को खाना मत देना। उसने मेरी आइसक्रीम खाई है, उसको आप खाना मत देना। और आप अगर उसको खाना दोगे तो मैं खाना नहीं खाऊंगी। अरे मेरी प्यारी गुड़िया, ऐसे मुंह मत फुलाओ, मैं उसको खाना नहीं दूंगी बेटा। इतना कहकर सावित्री कनिका को एक रोटी देती है। ये पकड़ एक रोटी और जा यहाँ से, और अगर अब कुछ बोलेगी तो तेरा भी खाना बंद कर दूंगी मैं। कनिका एक रोटी लेकर राधा के पास आती है और कहती है, राधा, खाना खा ले। मैंने तो खा लिया। एक रोटी मैंने तुम्हारे लिए बचा दी है, ये तुम खा लो। लेकिन माँ को मत बताना कि मैंने तुम्हें रोटी दी थी। आप झूठ बोल रही हो दीदी, मुझे पता है आपने कुछ नहीं खाया है। ये रोटी आप ही खा लो, मुझे बिल्कुल भूख नहीं है। अच्छा ठीक है, एक काम करते हैं, इसे आधा आधा खा लेते हैं। दोनों बहनें उस रोटी को आधा आधा खा लेती हैं और रोटी खाकर चुपचाप सो जाती हैं। अगले दिन सावित्री राधा और कनिका को अपने पास बुलाती है और कहती है, सुनो तुम दोनों, ये लो पैसे और बाजार से जाकर फल और सब्जियां ले आओ। और हाँ, आज तुम दोनों बाजार बिना चप्पल के जाओगी, यही तुम्हारी सजा है। लेकिन माँ, बाहर तो इतनी तेज धूप है, हम नंगे पैर कैसे चलेंगे? मैंने एक बार बोल दिया तो बोल दिया, जाओ यहाँ से, बाजार से सब्जियां लेकर आओ, नहीं तो प्रेस से तुम्हारे हाथ जला दूंगी। रोते रोते दोनों बहन बाजार चली जाती हैं। बाहर धूप बहुत तेज थी, दोनों के पैर जल रहे थे। दीदी, मेरे पैर जल रहे हैं, मुझसे चला नहीं जा रहा। राधा, तू एक काम कर, इस पेड़ के नीचे बैठ जा, मैं सब्जियां लेकर आ जाती हूँ। तभी कनिका और राधा के पास एक बुढ़िया आती है। अरे बेटी, मुझे चक्कर आ रहे हैं, क्या तुम ये सामान मेरे घर तक छोड़ दोगी? बस थोड़ी ही दूर पर मेरा घर है। आइए दादी, आप हमारे साथ चलिए, हम आपके सामान और आपको घर छोड़ देते हैं। दोनों बहनें बुढ़िया का सामान लेकर बुढ़िया के पीछे पीछे चलने लगती हैं। थोड़ी देर बाद कनिका और राधा बुढ़िया के घर पहुंच जाती हैं। तुम दोनों का बहुत बहुत शुक्रिया, तुम दोनों तो बहुत ही संस्कारी हो। लेकिन बेटी, तुम दोनों इतनी गर्मी में कहाँ जा रही थी और तुम नंगे पैर क्यों हो? बूढ़ी औरत की बात सुनकर राधा रो पड़ती है और कहती है, दादी, हमारे घर में हमारी सौतेली माँ है जो हम पर बहुत अत्याचार करती है। आज तो उन्होंने हद ही कर दी, हमें नंगे पैर इतनी धूप में बाजार में सब्जी लाने को भेज दिया। हे भगवान, तुम्हारी सौतेली माँ तो बहुत ही दुष्ट औरत है। ऊपर वाला ऐसी सौतेली माँ किसी को ना दे। लेकिन तुम दोनों चिंता मत करो, मैं तुम्हारी मदद करूँगी। उसके बाद वो बूढ़ी औरत उन दोनों को एक नदी के पास ले आती है। बेटी, ये सोने और चांदी की चूड़ियों की नदी है। हे जादुई नदी, इन दोनों बहनों की मदद करो। तभी उस नदी से सोने और चांदी की चूड़ियां बाहर निकल कर आती हैं। बेटी, तुम ये चूड़ियां रख लो, ये सोने और चांदी की जादुई चूड़ियां हैं, ये तुम्हारी हर मुसीबत में मदद करेंगी। उसके बाद दोनों बहनें चूड़ियां लेकर अपने घर चली जाती हैं। अब जब भी सावित्री राधा और कनिका को मारती थी तो राधा और कनिका बहुत हंसती थी। उन दोनों पर मार का कोई असर नहीं होता था और अब वो दोनों अपनी सौतेली माँ से खाना भी नहीं मांगती थी। वो दोनों सोने और चांदी की चूड़ियों से ही खाना मांगती थी और सोने और चांदी की जादुई चूड़ियों की मदद से घर का सारा काम भी कर लेती थी। माँ, आप देख रही हो ना,
आज के लिए दोनों बहनें कुछ ज्यादा ही खुश रहती हैं और अब तो आपसे खाना भी नहीं मांगती और तो और घर का काम भी बहुत जल्दी कर लेती है। हम दोनों इन्हें कितना मारते हैं लेकिन कोई असर ही नहीं है इन दोनों पर। मुझे लगता है कुछ न कुछ गड़बड़ जरूर है। आज से हम दोनों इन दोनों पर नजर रखेंगे। दोनों माँ बेटी छुपकर राधा और कनिका पर नजर रखने लगी। एक दिन राधा और कनिका सोने और चांदी की चूड़ियों से खाना मांगती हैं, तो वो सब सावित्री और प्रिया देख लेती हैं। अरे माँ, इन दोनों के पास तो सोने और चांदी की जादुई चूड़ियाँ हैं। माँ, ये चूड़ियाँ मुझे भी चाहिए। इसके बाद सावित्री और खुशी राधा और कनिका के कमरे में जाती है और उनसे चूड़ियाँ छीन लेती है। इसके बाद खुशी और सावित्री अपने हाथों में चूड़ियाँ पहन लेती हैं, लेकिन चूड़ियाँ पहनते ही उन दोनों को बहुत तेज करंट लगता है। अरे माँ, इन चूड़ियों में तो करंट आ रहा है। बचाओ, कोई बचाओ मुझे। राधा, कनिका, बेटियों मुझे माफ कर दो। हमने तुम्हारे साथ बहुत गलत किया है। रोको ना इनको। सोने और चांदी की जादुई चूड़ियाँ, इन्हें माफ कर दो, इन्हें छोड़ दो। राधा के इतना कहते ही सावित्री और खुशी के हाथों में से चूड़ियाँ निकल जाती हैं। हमें माफ कर दो बेटी, हम आज के बाद तुम्हारे साथ बहुत अच्छा व्यवहार करेंगे। उस दिन से खुशी और सावित्री दोनों राधा और कनिका से अच्छा व्यवहार करने लगी। अब सभी मिलजुल कर हंसी खुशी रहने लगे। तो मेरे प्यारे दोस्तों, कैसी लगी आपको हमारी ये कहानी, हमें कमेंट करके जरूर बताएं। और हाँ दोस्तों, अगर आपने अभी तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो जल्दी से नीचे लाल बटन दबाकर सब्सक्राइब कर लें और हाँ, बेल आइकन दबाना ना भूलें। तो मिलते हैं फिर किसी नई कहानी के साथ। तब तक आप अपना ख्याल रखें।